मेरे खेत में अनार के बाग के अंदर घास निकालने के लिए एक युवती काम पर आया करती थी। वह विधवा थी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और चेहरे पर वह मासूम मुस्कान मुझे उसकी ओर अनायास आकर्षित करती थी। उस दिन मैं और वह दोनों ही खेत में थे, क्योंकि मेरी माँ बीमार होने के कारण नहीं आ पाई थी। मैं अभी अविवाहित था, इसलिए मेरा मन और भी ज्यादा उसकी ओर खींच रहा था। हम दोनों दोपहर में पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। तभी उसकी सुंदरता को देखकर मेरा मन बेकाबू होने लगा। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। वह थोड़ा चौंक गई और फिर आगे ऐसा कुछ हुआ कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। मैं एक किसान हूँ और मेरे पास 3 एकड़ जमीन है। मेरी उम्र अभी 34 साल है और मैं अब तक अविवाहित हूँ। मैंने अपनी जमीन पर अनार का बाग लगाया है। उस बाग में बहुत घास उग गई थी, जिसे निकालने के लिए मुझे एक महिला मजदूर की जरूरत थी। लेकिन गांव में आसानी से मजदूर मिलना मुश्किल हो गया था। तब मेरी माँ ने तय किया कि वो गांव में पूछताछ करेगी और देखेगी कि कोई महिला काम पर आने को तैयार है या नहीं। पूरे गांव में पूछताछ करने के बाद माँ को पता चला कि गांव की एक युवा महिला, विधवा महिला मनीषा, काम करने को तैयार है। माँ ने जब मुझे बताया तो मेरे मन को कुछ राहत मिली कि अब मदद मिल जाएगी। अगले दिन सुबह जब मैं खेत पर पहुंचा तो माँ के साथ वही महिला मनीषा भी वहां आई थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और उसके शरीर पर बंधी हुई लाल साड़ी उस पर जैसे जच ही गई थी। मैं, माँ और मनीषा, हम तीनों मिलकर खेत की घास निकालने लगे। काम करते करते मैं बार बार मनीषा की ओर देख लेता था। हालांकि वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरे दुख की छाया साफ दिखाई दे रही थी। माँ ने 2-3 बार पूछा भी, मनीषा, तो हमारे साथ बात क्यों नहीं करती? कोई नाराजगी है क्या, या मन में कुछ दुख है? लेकिन मनीषा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपना काम करती रही। धीरे धीरे दोपहर हो गई। सूरज सिर पर चढ़ाया और 1 बज गया। मैंने कहा, अब चलो, खाने का वक्त हो गया है। तब हम तीनों खेत के किनारे एक बड़े इमली के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। धूप की तपिश से शरीर जल रहा था, लेकिन पेड़ के नीचे आते ही ठंड हवा ने राहत दी। मनीषा पूरे दिन धूप में काम करते करते पसीने से तरबतर हो गई थी। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। पेड़ के नीचे बैठने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी शांति झलकने लगी। सबको प्यास लगी थी। हमारे खेत में कुआं था, इसलिए माँ ने कहा, अरुण, कलश का पानी खत्म हो गया है, जरा कुएं से पानी ले आ। मैं तुरंत वहां गया, एक कलश भर ठंडा पानी निकाला और वापस आया। सबसे पहले एक लोटा पानी माँ को दिया, फिर दूसरा लोटा भरकर मनीषा को दिया। मैं उसकी ओर देख रहा था। जब वह पानी पी रही थी तो उसके गले से नीचे उतरते हुए पानी में घूंट मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। वह इतनी गोरी और सुंदर थी कि कुछ पल के लिए मेरा सारा ध्यान उसी पर टिक गया। फिर हमने सबने अपने अपने डिब्बे खोले। हर किसी ने अपनी सब्जी रोटी एक दूसरे के साथ बांटी। मनीषा ने अपना डिब्बा खोला तो उसमें सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ी सी चटनी थी। यह देखकर माँ की आंखों में आंसू भर आए। माँ ने कहा, अरे मनीषा, तो सब्जी क्यों नहीं लाई? रोज सिर्फ चटनी का पर कैसे पेट भरता है? यह सुनकर मनीषा की आंखों में भी आंसू आ गए। वह कुछ बोले बिना शांतिपूर्वक खाने लगी। माँ ने फिर पूछा, क्या हुआ रे तुझे? पति की याद आ रही है क्या? कुछ मन की बात बताएगी हमें? तब मनीषा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, पति के जाने का दुख तो है ही, लेकिन उससे बड़ा दुख यह है कि मरने से पहले उन्होंने व्यापार शुरू करने के लिए साहूकार से 40,000 का कर्ज लिया था। लेकिन व्यापार डूब गया। साहूकार ने ब्याज पर ब्याज जोड़ दिया और अब करीब 1 लाख रुपए का ब्याज बाकी है। मैं दूसरों के खेतों में मजदूरी करके सिर्फ ब्याज ही चुकाती रहती हूँ, लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा है। दिन ब दिन कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। मेरा घर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। पति चला गया और जिंदगी वीरान हो गई। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू झरने लगे और वह रो पड़ी। उस क्षण मेरे दिल में भी दर्द की एक लहर उठी। उसके चेहरे पर उसके दुख का सारा बोझ
साफ झलक रहा था और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी सुंदर चेहरे के पीछे कितनी गहरी वेदना छिपी हो सकती है। माँ ने प्यार से मनीषा के सिर पर हाथ फेरा। उसके दुख ने वहां मौजूद हर किसी का मन भर दिया। मनीषा की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। माँ ने उसे दिलासा दिया, उसके डिब्बे में अपनी तरफ से सब्जी रोटी बढ़ा कर दी और फिर हम तीनों ने मिलकर खाना पूरा किया। धूप बहुत तेज थी, इसलिए हमने करीब 1 घंटे तक पेड़ के नीचे विश्राम किया और फिर 2:30 बजे के आसपास फिर से काम शुरू किया। लेकिन मेरे मन से मनीषा की बातें और उसका कर्ज किसी भी तरह नहीं निकल पा रहा था। उसकी टूटी जिंदगी, साहूकार के कर्ज में फंसी वह बेबस विधवा, इन सब सोचों ने मेरा मन भारी कर दिया था। धीरे धीरे शाम के 5 बज गए। मैंने माँ से कहा, माँ, 5 बज गए हैं, अब चलो घर चलते हैं। हमने काम बंद किया और घर की ओर निकल पड़े। हमारा खेत गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर था। हम तीनों साथ चल रहे थे। मैं बार बार मनीषा की ओर देख लेता था। उसका चलना, उसके शरीर पर लहराती साड़ी और उसकी पतली कमर का डोलना, सब कुछ इतना सुंदर और मोहक लग रहा था कि मेरी नजरें बार बार उसकी ओर खींच जाती थी। उसने अपना मन हल्का कर लिया था, शायद इसलिए उसके चेहरे पर अब थोड़ी राहत थी। कुछ देर में हम गांव पहुंच गए। मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर उसका घर था। हमारी पहचान अभी नई थी, लेकिन उसकी आंखों में झलकते दर्द ने हमारे बीच एक अजीब सी नजदीकी पैदा कर दी थी। मनीषा के सास ससुर नहीं थे, वह बिल्कुल अकेली रहती थी और यह बात मेरे दिल को बहुत चुभती थी। अगले दिन सुबह मेरी माँ को थोड़ा बुखार आ गया, फिर भी वह खेत जाने की जिद कर रही थी। मैंने उसे रोका, माँ तू आराम कर, दवा खा और सो जा। तो अगर अब खेत गई तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। काम की चिंता मत कर, मैं हूं ना। फिर मैं मेडिकल से दवा लाया। माँ ने दवा ली और आराम करने लगी। 10 बजे मैं खेत पहुंचा और काम शुरू किया। खेत के बांध से आते हुए मैंने देखा, दूर से मनीषा आ रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। उस थैली में शायद उसका टिफिन और घास काटने के औजार होंगे। मैं उसे दूर से देख रहा था। सुबह की धूप में वह जैसे चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। कुछ देर बाद वह मेरे पास आई और बोली, माँ नहीं आई क्या? मैंने उत्तर दिया, नहीं, उन्हें बुखार है, इसलिए घर पर आराम कर रहे हैं। यह सुनकर मनीषा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वह बोली, क्या हुआ, तबीयत ज्यादा खराब है क्या? मैंने धीरे से कहा, सुबह खाना बनाते वक्त उन्हें बुखार आया, मैंने उनके लिए दवा लाई है, वो दवा लेकर आराम कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो। यह सुनकर मनीषा शांत हुई और काम पर लग गई। हम दोनों साथ बैठकर घास काटने लगे। मैं बार बार चोरी छिपे उसकी तरफ देख लेता था। उसका साथ मुझे एक अजीब सी खुशी दे रहा था। उसकी बातों में मिठास थी, आवाज में नरमी थी और उनकी मौजूदगी से खेत में काम करते हुए मन को एक अनोखी शांति महसूस हो रही थी। बातों बातों में कब दोपहर हो गई, हमें पता ही नहीं चला। दोपहर में हम दोनों ने साथ में खाना खाया, फिर पास के एक पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी देर आराम करने लगे। मैं उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में फिर वही उदासी लौट आई थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे इस तरह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने धीरे से पूछा, मनीषा, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? आज फिर क्या हुआ? तब उसने आंसू पोंछते हुए कहा, आज सुबह साहूकार घर आया था, वो पैसे मांग रहा था। मैंने कहा कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, पर वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा उसने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की, मेरे शरीर की मांग करने लगा। मैंने जोर से चिल्लाया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जाते जाते उसने धमकी दे दी कि अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं चुकाए तो मेरा घर भी वो अपने कब्जे में ले लेगा। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। मेरी आंखों के सामने एक विधवा औरत का संघर्षमय जीवन घूमने लगा। पैसे के लालच में वो साहूकार किस हद तक गिर गया था और अकेली मनीषा उस दरिंदे जैसे इंसान से जूझ रही थी। यह सोचकर मेरे दिल में गुस्सा और दया दोनों उमड़ आए। मुझे बहुत बुरा लगा, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि अब मनीषा मुझे धीरे धीरे पसंद आने लगी थी और उसका यह दर्द मैं सह नहीं पा रहा था।
मेरे पास थोड़े बहुत पैसे जमा थे और उसका कर्ज लगभग 1 लाख रुपए का था। हमने मेहनत करके घर में करीब 1.25 लाख रुपए बचाए थे, लेकिन माँ इजाजत देगी या नहीं यह सोचकर मैं उलझन में था। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं उसकी मदद करूंगा। मैंने उससे धीरे से कहा, मनीषा चिंता मत करो, कुछ न कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। फिर मैं यह कहकर कि मैं घर जाकर माँ की तबीयत देख आता हूँ, वहां से निकल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा कि माँ का बुखार और बढ़ गया था। मैंने उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। माँ को घर छोड़कर मैं अलमारी खोली और डरते डरते 1 लाख रुपए निकाल लिए। मन में थोड़ा अपराध बोध था, लेकिन साथ ही यह भी लगा कि अगर झूठ बोलना किसी की सच्ची मदद के लिए हो तो शायद वो गलत नहीं। उन पैसों को लेकर मैं तुरंत खेत की ओर निकल पड़ा। पूरे दिन काम करने के बाद शाम के 5 बजे मैंने मनीषा को आवाज दी, मनीषा अब काम बंद करो। वह रुकी और जितनी घास काटी थी उसे बांधकर एक और रख दिया। मैं धीरे से उसके सामने गया, जेब में हाथ डाला और 1 लाख रुपए का बंडल बाहर निकाला। मनीषा के चेहरे पर हैरानी छा गई। मैंने वो पैसे उसके हाथ पर रखे। उसने मेरी ओर आंखों में गहराई से देखा और आश्चर्य और डर के मिले जुले भाव से पूछा, यह क्या है? मैंने शांति से कहा, यह पैसे उस साहूकार के मुंह पर मारकर फेंक देना और जब तक वो फिर से न आए इन्हें अपने पास रखो। उसने तुरंत वो बंडल वापस मेरे हाथ में रख दिया और बोली, हमारी जान पहचान को अभी 2 ही दिन हुए हैं और आप इतनी बड़ी रकम मेरी मदद के लिए दे रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता। उसके चेहरे पर डर भी था और सम्मान भी। उसे शायद यकीन नहीं हो रहा था कि कोई यूं ही उसकी मदद कर सकता है। मैंने कहा, अगर तुम ये पैसे नहीं लोगी तो वो हमारा घर जब्त कर लेगा और तुम्हारी इज्जत भी खतरे में पड़ जाएगी। मैं यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। वह आलिंगन प्रेम का नहीं, आभार का था, एक विधवा स्त्री की सच्ची कृतज्ञता। कुछ क्षण बाद वह पीछे हटी और बोली, मुझे लगता है मैंने अपने बारे में गलत सोचा। फिर उसने माफी मांगी और कहा, मैं धीरे धीरे आपके पैसे लौटा दूंगी। क्या आपने यह बात माँ को बताई है? मैंने घबराते हुए कहा, नहीं, अभी कुछ नहीं बताया, तुम चिंता मत करो। उस दिन हम दोनों के दिल हल्के हो गए। उसे अपने जीवन में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और मुझे उसके दर्द को थोड़ा कम करने का सुकून मिला। फिर हमने तय किया कि हम दोनों साहूकार के पास चलेंगे, दिल में दृढ़ निश्चय कि अब डरना नहीं है। हमने साहूकार के घर जाकर उसकी वही खाते में लिखे सभी ब्याज और कर्ज के विवरण दिखाए और समझाने की कोशिश की कि वह जो अत्यधिक ब्याज वसूल रहा है वह इंसानियत के खिलाफ है। उस समय मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन थी। एक तरफ सुकून था कि मैं किसी के काम आया और दूसरी तरफ डर था कि माँ को पता चला तो क्या होगा। लेकिन सबके बावजूद मेरे मन में यही भाव था कि मनीषा की इज्जत और उसका उजड़ा हुआ संसार मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। कर्ज कुल मिलाकर 1 लाख रुपए का था और आखिरकार मनीषा ने वो पैसे साहूकार को दे दिए। उसने हर नोट गिनकर देखा। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन आंखों में अब भी एक नीच नीच सी चमक थी। उसने मनीषा की ओर घूरते हुए कहा, तेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, फिर इतने पैसे कहाँ से ले आई? उसके लहजे में शक था और नजर में तिरस्कार। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन मनीषा बिल्कुल नहीं डरी। उसकी आंखों में हिम्मत और आत्मविश्वास झलक रहा था। वह ठोस आवाज में बोली, तेरे पैसे है ना, ठीक ठाक लौटा दिए हैं, अब बाकी बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे कुछ मत पूछ। इतना कहकर मनीषा ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया और वहां से चल पड़ी। मैं भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके कदमों में दृढ़ता थी, लेकिन उसके दिल में दर्द की गहराई मैं महसूस कर पा रहा था। रास्ते में चलते हुए उसने धीरे से कहा, मुझे तेरी माँ से मिलना है।
उनकी तबीयत कैसी है वो देखना है। मैंने कहा, मैं कल ही उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया था, दवाइयाँ ले आया हूँ। चल साथ में मिल लेते हैं। मनीषा मेरे साथ मेरे घर आई। हमारा घर बहुत छोटा था, बस 2 कमरे का। मनीषा पहली बार मेरे घर आई थी। मैंने उसे एक लोटा पानी दिया। वह अंदर आई और माँ के पास जाकर बैठ गई। माँ चारपाई पर लेटी हुई थी। मनीषा ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा तो माँ धीरे धीरे आंखें खोलकर बोली, कौन है? मनीषा मुस्कुराकर बोली, मैं मनीषा, आपकी तबीयत देखने आई हूँ। माँ के शरीर में अभी भी हल्का बुखार था, थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उन्हें अभी भी आराम की जरूरत थी। यह देखकर मनीषा के चेहरे पर चिंता उभर आई। उसने कहा, आज मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करें। मैंने मना किया नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, पर उसने जिद की। उसकी आवाज में जो अपनापन था, उसे सुनकर मेरा दिल पिघल गया। आखिरकार वह रसोई में चली गई और बहुत सादगी लेकिन अपार प्रेम से भरा खाना बना दिया। सब्जी की खुशबू और रोटी की महक पूरे घर में फैल गई। माँ ने थोड़ा खाना खाया और बोले, आज तो यही हमारे घर खाना खा ले, अपने घर जाकर फिर से खाना मत बना। उस पल घर का माहौल जैसे बदल गया। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। मनीषा जब खा रही थी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर मुझे भीतर से एक अनोखा सुख मिला। खाना खत्म होने के बाद मैं उसे बाहर छोड़ने गया। जाते वक्त उसने मेरी ओर देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में जो खुशी की झिलमिलाहट थी, उसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर आई। मैं फिर घर लौटा और माँ के पास बैठ गया। माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली, मनीषा कितनी नेकदिल औरत है रे। अगर तेरी शादी ऐसी ही किसी से हो जाए तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। माँ के ये शब्द सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ पल में चुप रहा, फिर धीरे से कहा, माँ, मैंने तुझसे एक बात छिपाई है। घर के जो कुछ पैसे थे, वो मैंने मनीषा के साहूकार को दे दिए। वो उस पर जुल्म करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने मदद की। माँ पहले तो थोड़ी देर चुप रही, शायद उसे झटका लगा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर संतोष की झलक आई। उसने कहा, अरे बेटा, पैसे आज नहीं तो कल फिर से आ जाएंगे, लेकिन तूने एक अच्छी औरत की इज्जत बचाई, यही सबसे बड़ा पुण्य है। मनीषा बहुत अच्छी है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक दिन मेरे पैसे लौटा देगी। माँ के इन शब्दों से मेरी आंखें भर आई। उस रात मैं बहुत सुकून से सोया। अगले दिन सुबह जब उठा तो मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, मनीषा से मिलना। माँ की तबीयत अब कुछ बेहतर थी, लेकिन उनके घुटनों में अभी भी दर्द था। मैंने कहा, माँ तू अब खेत पर मत जाना, कुछ दिन आराम कर, मैं और मनीषा मिलकर सारा काम कर लेंगे। सुबह 10 बजे मनीषा हमेशा की तरह आई, लेकिन आज वह 2 डिब्बे लेकर आई, एक माँ के लिए और एक हमारे दोनों के लिए। यह देखकर मैं हैरान रह गया। उसके मन में हमारे लिए इतना स्नेह देखकर मेरे दिल में असीम खुशी उमड़ आई। हम दोनों खेत की ओर निकले। रास्ते में वह मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। उसकी मुस्कान में एक निष्कपटता थी, लेकिन आंखों में अब भी कहीं गहराई में छिपा दर्द था। उसका यूं मुस्कुराना, शर्माना और बोलना मेरे दिल में गहराई से उतर रहा था। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी अब किसी नए मोड़ पर आ गई है। थोड़ी देर में हम खेत पहुंचे और काम शुरू कर किया। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था, लेकिन आज मनीषा में कुछ अलग सा परिवर्तन था। उसके चेहरे पर नई रौनक थी, उसके कदम हल्के लग रहे थे और वह इतनी लगन और उत्साह से काम कर रही थी कि मैं बस उससे देखता ही रह गया। मेरे मन में सवाल आया, इतने गहरे दुख से गुजर चुकी यह औरत आज इतनी खुश कैसे लग रही है? शायद उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। काम करते करते हमारी नजरें बार बार एक दूसरे से टकराने लगी। उस नजरों में अब झिझक थी, अपनापन था और कहीं न कहीं एक उभरता हुआ स्नेह भी। अचानक जब मनीषा घास काट रही थी, वह जोर से चीखी और पल भर में मेरे सीने से आ लगी। मैं घबरा गया, समझ नहीं पाया क्या हुआ। मेरी नज़र जमीन पर गई तो देखा कि वहां से एक बड़ा काला नाग फिसलता हुआ आगे बढ़ रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन उस क्षण मुझ पर उस सांप से ज्यादा मेरी
बाहों में समाई मनीषा का एहसास हावी था। अब वह भी मुझे कसकर पकड़े हुए थी। कुछ पल बाद सांप आंखें निकल गया और मनीषा धीरे से मुझसे अलग हुई। उसने सिर झुकाया। चेहरे पर लाली थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान खिली थी। उस पल मुझे लगा, अगर वो सांप वहां न आया होता तो शायद मुझे उसकी इस मधुर बाहों का एहसास कभी न होता। मेरे मन में उस सांप के लिए भी अजीब सी कृतज्ञता भर आई। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। आज भी मनीषा वही अपना टिफिन लाई थी, लेकिन इस बार हम दोनों बहुत पास बैठकर एक ही थाली से प्यार से खाना खाने लगे। हमारी आंखें ज्यादा बातें कर रही थी। उसके मुस्कुराते चेहरे में अब एक अलग ही चमक थी। खाना खाने के बाद हम पेड़ के नीचे बैठे। ठंडी छांव, हल्की हवा और हमारी नजदीकियां, सब कुछ किसी ने सपने जैसा लग रहा था। मैंने पेड़ से टिक कर बैठा था और मनीषा बिल्कुल पास आ गई थी। उसका हाथ मेरे हाथ के पास था। मैंने धड़कते दिल से धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मनीषा ने एक बार मेरी ओर देखा, लेकिन हाथ नहीं हटाया। उसकी आंखों में झिझक थी, पर विरोध नहीं। पल पल हमारे बीच की दूरी घट रही थी। हम एक दूसरे की ओर मुड़े और अनजाने में हमारे चेहरे के बीच का फासला मिटने लगा। आखिरकार मेरे होठ उसके गुलाबी होठों से मिले। उस पल जैसे वक्त ठहर गया था। मनीषा ने भी मेरा चुम्बन लेना शुरू किया। उसकी बाहों में मैं पूरी तरह खो गया था। हम दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़कर लंबे समय तक एक दूसरे में खोए रहे। उन पलों ने हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अब हम सिर्फ खेत में काम करने वाले साथी नहीं थे, बल्कि जीवन के प्रेमी और सच्चे हमसफर बन गए थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। लगभग 8-10 दिनों तक हम रोज साथ काम करते, साथ खाना खाते, हंसते बातें करते और एक दूसरे के और भी करीब आते गए। आखिरकार अनार के बाग की सारी घास पूरी तरह निकाल ली गई और काम का आखिरी दिन आ पहुंचा। दोपहर के खाने के बाद हम हमेशा की तरह पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन आज का दिन अलग था, क्योंकि कल से मनीषा खेत पर नहीं आने वाली थी। मेरा मन बहुत बेचैन था। हिम्मत जुटाकर मैंने उससे कहा, मनीषा, हम दोनों शादी कर लेते हैं। मैं तुमसे सच्चा और दिल से प्यार करता हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी दिन से मेरा दिल तुम्हारा हो गया है। मनीषा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। उसने कहा, मुझे भी आप पसंद है, लेकिन मेरा ये प्यार इस वजह से नहीं है कि आपने मुझे पैसे दिए, बल्कि इसलिए कि आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आप मेरी परवाह करते हैं, मेरा साथ देते हैं। मैं भी आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। उसके ये शब्द सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। हमने फिर एक दूसरे को गले से लगा लिया। उस शाम मैंने माँ को सब कुछ बताया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बोली, मुझे भी मनीषा बहुत पसंद है। ऐसी बहू मिलना तो सच में सौभाग्य की बात है। अगले दिन मैं और माँ मनीषा के घर गए। हमें देखकर वह दरवाजे पर ही हैरान रह गई। माँ उसके पास गई और बोली, अरुण ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है और तुम साथ जीवन बिताना चाहते हो। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। मनीषा शर्मा गई और मुस्कुराई। माँ ने हमारे सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दी। उस पर मुझे लगा, मेरी जिंदगी अब पूरी हो गई है। कुछ ही दिनों में हमारी शादी पूरे धूमधाम से हुई। रिश्तेदारों और गांव वालों ने हमें खुश खूब आशीर्वाद दिया। शादी की पहली रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मेरी बाहों में मनीषा थी, उसके होठों पर मेरे होठ थे और हमारा प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। समय बीतता गया, 1 साल बीत चुका और आज मनीषा माँ बनने वाली है। उसके गर्भ में हमारा प्यार पल रहा है। हमारी जिंदगी एक नए फूल की तरह खिल रही है। मेरा और मनीषा का जीवन अब सच्चे सुख और प्रेम से भर गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैंने और मनीषा ने जो फैसला लिया वो सही था या गलत? अपनी राय जरूर बताइए। सच्चा प्यार हमेशा परिस्थितियों और मुश्किलों से बड़ा होता है। पैसा, रूप या समाज की रुकावटें असली साथ को कभी रोक नहीं सकती। जब दो दिल एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आज के ज़माने में ऐसा सच्चा प्यार वाकई मौजूद है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको हमारी
यह प्रेम कहानी पसंद आई हो तो इससे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।